लेकिन धीरे धीरे उसने अपने पांव पसारने शुरू कर दिए। फिर 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल सम्राट शाह आलम से एक समझौता करवाकर बंगाल, बिहार और ओडिशा के रेवेन्यू पर अपना अधिकार जमा लिया। उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने पूरे इंडिया पर अपना कब्जा कर लिया। कहते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज इतनी बड़ी थी कि वो अपने देश ब्रिटेन को भी इस मामले में मात देता था। अपनी ताकत, दमन और फूट डालो और राज करो की नीति के सहारे उसने भारत को गुलाम बना लिया, भारत को जमकर लूटा, सोने की चिड़िया कहे जाने वाले इंडिया को तकरीबन कंगाल बना दिया। इतिहास के पन्ने बताते हैं कि इन सब के बावजूद ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह से बर्बाद हो गई। जाहिर है इसके पीछे कुछ तो वजह रही होगी, तो चलिए जानते हैं इसके जन्म से लेकर बर्बादी तक की पूरी कहानी। अकबर की मृत्यु और ईस्ट इंडिया कंपनी, इसे संयोग ही माना जाएगा। इधर 1605 में अकबर की मौत होती है, उधर 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी के कैप्टन विलियम हॉकिंस के पहले कदम भारत के सूरत के बंदरगाह पर पड़ती है। हालांकि ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में तैयार कर ली गई थी। इसकी नींव डालने का क्रेडिट ब्रिटेन के एक घुमंतू व्यापारी जेम्स लैंकेस्टर को जाता है। भारत से लौटने के बाद लैंकेस्टर ने ब्रिटेन के 200 रसूखदार व्यापारियों को एकजुट किया। उसके बाद 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को तैयार कर लिया गया, जिसके बाद कंपनी को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने पूर्वी एशिया में व्यापार करने का अधिकार दे दिया। तब सूरत के बंदरगाह पर व्यापार की नीयत से कदम रखने वाली ईस्ट इंडिया कंपनी आगे चलकर यहाँ राज करने लगी। मुगल बादशाहों, पुर्तगालियों और फ्रांसीसियों से मुकाबला। शुरुआत में ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगल बादशाहों और आगे चलकर पुर्तगालियों और फ्रांसीसियों से कड़ा मुकाबला करना पड़ा। 1608 में इंडिया में आने के महज एक साल में ही विलियम्स हॉकिंस को ये समझ में आ गया कि मुगलों का मुकाबला कर पाना आसान नहीं है। फिर 1609 में उसने मुगलों से व्यापार की परमिशन मांगी, लेकिन यहाँ उनकी राह का रोड़ा पुर्तगाली बने, जिनकी वजह से उन्हें व्यापार की अनुमति नहीं मिली। जिसके बाद ब्रिटेन ने एक अलग चाल चली। उसने सर थॉमस रो को इंडिया भेजा, जिसने अपनी वाकपटुता और कीमती नजरानों से मुगल बादशाह जहांगीर को प्रभावित कर लिया। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का न केवल अपनी विशाल फौज के लिए बल्कि व्यापार का भी रास्ता साफ हो गया। हालांकि अगले 50 सालों तक पुर्तगाली और फ्रांसीसियों से इनका मुकाबला जारी रहा। इसी बीच ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय ने 1670 में ईस्ट इंडिया कंपनी को विदेश में युद्ध लड़ने का लाइसेंस दे दिया, जिसके बाद उसने धीरे धीरे अपने प्रतिद्वंदियों को हराना शुरू कर दिया। हालांकि इस वक्त तक वो मुगलों को हराने में विफल रहे थे। 1857 का विद्रोह और ईस्ट इंडिया कंपनी। 17वीं सदी से लेकर 1857 तक ईस्ट इंडिया कंपनी खूब फली फूली। सत्ता को अपने हाथ में लेने की मंशा को उसने 1765 से तब पूरा करना शुरू किया जब मीर जाफर की मौत हुई। मीर जाफर की मौत के बाद कंपनी ने बंगाल की रियासत को अपने हाथों में ले लिया। यही वो वक्त था जब मुगल साम्राज्य की कंपनी की धमक शुरू हुई। जाफर की मौत के बाद कंपनी को बंगाल का दीवान बना दिया गया और कंपनी बहादुर अस्तित्व में आया, लेकिन उनके सामने टीपू सुल्तान की तलवार आ रही थी। टीपू सुल्तान के पिता हैदर अली से लेकर वो खुद कंपनी को धूल चटाए, लेकिन 1799 में टीपू सुल्तान की मौत के बाद कंपनी ने धीरे धीरे तकरीबन हर राज्य में अपने नुमाइंदे, कहने को तो नवाबों के नीचे बिठाते चले गए, लेकिन कंपनी के नुमाइंदे नवाबों पर अपना हुक्म चलाने लगे, अपने फैसलों को मनवाने लगे। साल दर साल बीतते गए। 1857 तक तो अंग्रेजों की खूब चली, लेकिन 1857 के संग्राम में जब अंग्रेजों के खिलाफ पहली जंग इंडिया ने लड़ी, उसी वक्त से इनके पतन की नींव तैयार होने लगी। 1874 में भंग हुई ईस्ट इंडिया कंपनी। इधर 1857 में सिपाही विद्रोह ने इंडिया और ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों पर गहरा असर छोड़ा। भारत में हर किसी पर जहां आज़ादी की धुन सवार हो गई थी, वहीं ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली पर ब्रिटेन में ही सवाल उठने लगे थे। ईस्ट इंडिया कंपनी में दीमक लगना 1813 में ही तब शुरू हुआ जब ब्रिटिश संसद ने दूसरी कंपनियों को भी भारत में व्यापार करने का अधिकार दे दिया। उसके बाद
1833 में ब्रिटिश कंपनी से भारत में व्यापार करने का अधिकार छीनकर उसे सरकारी कॉरपोरेशन में बदल दिया गया। रही सही कहर 1857 के सिपाही विद्रोह ने पूरी कर दी, क्योंकि ब्रिटेन ने इस विद्रोह को ईस्ट इंडिया कॉरपोरेशन की नाकामी माना। उसके बाद महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को उनके सारे अधिकारों से बेदखल कर दिया और भारत पर सीधे तौर पर शासन करने लगी। इसी दरमियान ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को भी खत्म कर दिया गया। इसके लिए उसकी 2.5 लाख की सेना की ताकत को ब्रिटिश सेना में विलय कर लिया गया। ऐसे में करीब 100 साल तक इंडिया पर अपनी हुकूमत चलाने वाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1874 में भंग कर दिया गया और उसके वजूद को हमेशा